नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12th अकाउंट्स लेखा शास्त्र सीजी एवं सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए एक हमारा पार्ट बी में जो हमारा एक चैप्टर्स है कैश फंड फ्लो, रोकड़ प्रवाह विवरण। ये प्रत्येक बच्चों को कठिन लग रहा है और अपेक्षाकृत अन्य चैप्टरों की अपेक्षा कठिन भी है, क्योंकि ये चैप्टर्स बीकॉम फाइनल से लिया गया है। तो इसमें कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो ये चैप्टर्स बहुत इजी लगने लगता है। तो आज मैं क्लास 12th के सीजी और सीबीएसई के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कैश फंड फ्लो क्या है, फंड फ्लो क्या है और किस प्रकार से ये बनाया जाता है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में सर्वप्रथम हमको रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसको समझने के लिए पहले आपको फंड फ्लो को समझना पड़ेगा। तो फंड फ्लो जो है, फंड मतलब कोष। कोष का यहाँ पे तात्पर्य है, फंड से तात्पर्य है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग है कार्यशील पूंजी, हम जिसे कहते हैं करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, कार्यशील पूंजी निकलती है। और यहाँ पे कार्यशील पूंजी को ही क्या माना गया है, कॉर्पोरेट में, कंपनी में फंड माना जाता है। अब ये फंड जब कभी भी वर्किंग कैपिटल में, कार्यशील पूंजी में कमी या वृद्धि होती है तो हमारा फंड क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। या तो फंड हमारा बढ़ता है या तो फंड हमारा कम होता है। तो कब फंड बढ़ेगा और कब फंड कम होता है। तो यहाँ पर जो फंड में वृद्धि होती है तो इसको कहते हैं इनफ्लो कहा जाता है, अंतर्गमन। और जब आपका फंड कम होता है तो इसको कहते हैं आउटफ्लो, कहते हैं बाह्यगमन। और जिनके माध्यम से आपका फंड इंक्रीज करता है, बढ़ता है, उसको कहा जाता है यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड। क्या कहा जाता है यहाँ पे, हम इसको सोर्सेस ऑफ फंड कहते हैं। और जिसके माध्यम से हमारा फंड क्या होता है, कम होता है, यूजेस होता है, उसको यहाँ कहते हैं यूजेस ऑफ फंड या एप्लीकेबल ऑफ फंड कहा जाता है। तो हम ये देखेंगे किन किन माध्यम से हमारा फंड बढ़ता है और कम होता है। तो सर्वप्रथम हमको ये जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में हमारा क्या आता है, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज आता है। तो आपको सर्वप्रथम करेंट एसेट्स क्या है और करेंट लायबिलिटीज क्या है, चालू संपत्तियां क्या है और चालू दायित्व क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपने बैलेंस शीट पढ़ चुके हो, तो बैलेंस शीट में हमारी संपत्तियां जो होती है दो होती है, एक स्थायी फिक्स्ड और एक करेंट, चालू। तो हम यहाँ पे किसको ध्यान रखना, हमको करेंट को। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, रोकड़, बैंक में रोकड़, प्राप्य विपत्र, देनदार डेप्टर्स, इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में पैसा लगाया हो शॉर्ट टर्म्स के लिए, और प्रीपेड एक्सपेंडिचर, पूर्वदत्त व्यय, और एक्रूड इनकम, उपार्जित आय। ये हमारी करंट एसेट्स है। इनमें जब भी वृद्धि होगी या कमी होगी तो हमारा फंड क्या होता है, प्रभावित होता है। तो जब भी इसमें हमारी आपका कमी होती है तो हमारा क्या होता है, फंड बढ़ता है। और जब वृद्धि होती है तो फंड क्या हो जाता है, हमारा डाउन हो जाता है। उसी प्रकार हमारा चालू दायित्व, करेंट एसेट्स, जिसपे हमारा आ जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्स, बिल्स पेबल, देय विपत्र, क्रेडिटर्स, लेनदार, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टैक्स प्रोविजन, अनएक्रूड इनकम, कर के लिए प्रावधान, और आपका आ जाता है अनएक्रूड अनुपार्जित आय। तो ये अगर हमारे चालू संपत्ति और चालू दायित्व है, ये हम इसकी जानकारी इस चैप्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी जानकारी है तो आपका फंड और कैश फंड फ्लो हमारा बहुत इजीली बनता है।
तो अब यहाँ पे हमारा इनके माध्यम से हमारा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल चेंज होती है, और वर्किंग कैपिटल चेंज होती है तो हमारा फंड इफेक्टेड होता है। तो इसके लिए यहाँ पे फंड अकाउंट में हमको वर्किंग कैपिटल चेंज निकाला जाता है, और इसके बाद स्थायी संपत्तियों के लिए स्टेटमेंट बनाया जाता है। चूंकि 11th और 12th में यहाँ पे फंड फ्लो सिलेबस में नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या है, कैश फंड फ्लो हमारा स्टेटमेंट होता है, और ये फंड फ्लो पे ही ये डिपेंडेंट है। दोनों में फर्क केवल अंतर इतना है कि फंड फ्लो में पूरे वर्किंग कैपिटल को आधार माना गया है, पूरे वर्किंग कैपिटल में चेंज और परिवर्तन को बेस माना गया है, जबकि यहाँ पे कैश फंड फ्लो में केवल कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स अर्थात कैश और कैश एंड बैंक को ही आधार माना गया है। आपको यहाँ पे कैश फंड फ्लो में रोकड़ प्रवाह विवरण में आपको ये देखना है कब कब हमारे कैश में और कैश एंड बैंक में वृद्धि हो रही है, इनफ्लो हो रहा है, और कब कब हमारे फंड में आउटफ्लो हो रहा है, कब कब हमारे पास कैश और कैश इन हैंड इंक्रीज हो रही है, और कब कब हमारे पास से कैश और कैश इक्विपमेंट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अर्थात इनफ्लो मतलब प्लस आइटम, आउटफ्लो मतलब क्या है, माइनस आइटम। तो यहाँ पे पूरे बिजनेस में, पूरे कॉर्पोरेट में, कंपनी में अकाउंटिंग की दृष्टि से हमारी इस प्रक्रिया को 3 प्रोसेस में बांटा गया है। 3 प्रक्रियाओं से हमारे पास फंड इंक्रीज, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कम होगा। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसके माध्यम से हमारा कैश फ्लो इफेक्टेड होगा। तो इनमें सर्वप्रथम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, संचालन क्रियाएं। दूसरी हमारी एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, विनियोग क्रियाएं। और तीसरी हमारी एक्टिविटीज है वित्तीय क्रियाएं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो 3 एक्टिविटीज के माध्यम से, 3 क्रियाओं के माध्यम से हमारे पास कभी कैश बढ़ता है और कैश क्या होता है, कम होता है। तो आज हम देख रहे हैं, पहली एक्टिविटीज देख रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देख रहे हैं, संचालन संबंधी क्रियाएं। अर्थात किसी भी व्यवसाय को ऑपरेट करने में, चलाने में कब कब हमारे पास पैसा, कैश इन हैंड, कैश आएगा और कब कब हमारे पास से पैसा जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे तो कब हमारे पास पैसा आएगा। तो व्यापारी यहाँ 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे व्यापारी जो किसी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज और सेल करते हैं, और ऐसी कंपनियां जो फाइनेंस का काम करती है, फाइनेंस के सेक्टर्स में है। तो 2 सेक्टर में बांटा गया है। तो ऐसी संस्थाएं, ऐसी कंपनियां जो प्रोडक्ट का परचेज करती है, सेल करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उनमें हम देखेंगे सबसे पहले आता है किसी भी प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, बेचोगे। तो हम 2 प्रकार बेचते हैं, एक 2 ट्रांजेक्शन, एक कैश ट्रांजेक्शन होता है और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, एक नगद और एक उधार। अगर नगद बेचोगे तो आपके पास तुरंत पैसा आएगा कैश सेल करने से, मतलब प्लस आइटम। ठीक इसके विपरीत देखोगे तो आप जिस माल को बेचे हो, आपने उस माल को खरीदे होगे, तो खरीदोगे तो पैसा आपके पास, नगद माल खरीदोगे, गुड्स परचेस फॉर कैश, तो आपके पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। जब पैसा जा रहा है तो आपका क्या होगा, ये माइनस आइटम। जिन व्यक्तियों को आपने उधार माल बेचे थे तो आपको 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आपको पेमेंट करेंगे। अर्थात कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, देनदारों व प्राप्ति पत्र से प्राप्त राशि प्लस आइटम। ठीक इसका उल्टा, जिन व्यापारियों से आपने माल खरीदे थे अर्थात सप्लायर, क्रेडिटर्स, उनका आप पेमेंट करोगे तो कैश पेड टू सप्लायर एंड क्रेडिटर्स, लेनदारों एवं देय विपत्र पर नगद भुगतान, ये क्या होगा, माइनस आइटम होगा। इसके अलावा आपके माल क्रय विक्रय के अलावा अगर आपको कोई एडिशनल इनकम होती है तो वो एडिशनल इनकम जो बिजनेस ऑपरेट के कारण होती है, जैसे आपने किसी का माल बिकवा दिए तो आपको क्या मिला, कमीशंस मिला। आपकी किसी एसेट्स का कोई यूज कर रहा है तो उसके बदले में आपको क्या दे रहा हो, फीस दे रहा है या रॉयल्टीज दे रहा है। तो अर्थात हमें कह सकते हैं कमीशन, फीस,
रॉयल्टी आदि की प्राप्ति, कैश रिसीव फ्रॉम कमीशंस, फीस एंड रॉयल्टीज। ठीक इसका उल्टा, किसी भी व्यापार को ऑपरेट करने में, संचालन करने में हमको ऑपरेटिंग संचालन संबंधी कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे हमको अगर आपने फैक्ट्री रेंट पे ली हो तो फैक्ट्री का रेंट पे करना पड़ेगा, फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको वेजेस पे करना पड़ेगा, आपके फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक चार्जेस लगा है, टेलीफोन चार्जेस है, स्टेशनरी आदि है। तो अर्थात बिजनेस को रन करने में जो जो खर्चे लग रहे हैं उन खर्चों का आपको पेमेंट नगद करना होगा। अगर आप नगद पेमेंट करते हो तो आपके पास से पैसा जाएगा, अर्थात माइनस आइटम, जिसमें वेजेस, सैलरी, रेंट, पेड आदि आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार आपको जो नेट प्रॉफिट होता है, शुद्ध लाभ होता है, गवर्नमेंट हमसे क्या लेती है? इनकम टैक्स लेती है। अगर आप इनकम टैक्स पेड कर रहे हो तो माइनस आइटम। और कई बार हम क्या होता है, हमको प्रोविजंस करते हैं, हम पहले से इंस्टॉलमेंट में हम इनकम टैक्स पे करते हैं, तो कई बार हमारा इनकम टैक्स ज्यादा पे हो जाता है तो गवर्नमेंट हमको क्या करती है? रिफंड करती है, वापस करती है। तो इनकम टैक्स की वापसी, आयकर की वापसी या रिफंड फ्रॉम इनकम टैक्स आपका क्या होगा? प्लस आइटम होगा। तो ये जो मैंने आइटम बताया ये किनके लिए है? जो किसी प्रोडक्ट का लेन देन करते हैं तो उनके लिए ऑपरेटिंग संबंधी क्रिया में कब कब पैसा आएगा और कब कब पैसा जाएगा। पैसा आ रहा है तो प्लस आइटम, जा रहा है तो माइनस आइटम। दूसरा हमारा होता है ऐसी संस्थाएं जो फाइनेंस का काम कर रही है, वित्त का काम कर रही है, जिसमें बैंकिंग है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, है ना, फाइनेंस कंपनियां हैं। तो उनके लिए हम देखेंगे तो अगर वो संस्था है तो वो प्रतिभूतियां, शेयर आदि क्या करती है? वो क्रय विक्रय का काम करती है। अगर वो शेयर, इन्वेस्टमेंट्स, सिक्योरिटीज अगर वो बेचती है तो प्लस आइटम, और अगर उसको प्रतिभूतियों का वो क्रय करती है तो क्या होता है? माइनस आइटम। जो आपने प्रतिभूतियां आदि इन्वेस्टमेंट आप किए हो तो उसमें आपको क्या मिलता है? अगर बाहर पैसा इन्वेस्ट किए हो तो वहां से आपको क्या मिलेगा? ब्याज व लाभांश मिलेगा। जबकि आपने कहीं से परचेस किए हो तो यहाँ पे आपको ब्याज का आपको क्या करना है? अगर आपने शेयर आदि इश्यू किए हो तो उसमें आपको क्या देना पड़ता है? ब्याज का भुगतान करना। ये हमारे चैप्टर्स में कम है, हमारे प्रोडक्ट वाला ही हमारे पास ज्यादा है। तो बच्चों अगर ये हमको समझ में आ गया है कब कब हमारे पास पैसा आएगा और कब कब ऑपरेटिंग प्रक्रिया में जाएगा, तो उसके पश्चात हमको आपको संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करनी पड़ती है। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की गणना करनी पड़ती है। तो इसका हम कॉलम के माध्यम से बनाएंगे, तो पर्टिकुलर्स, डिटेल अमाउंट और नेट अमाउंट हम लिखेंगे। तो अभी यहाँ पे आपको जो प्रश्न दिया रहेगा जिसमें आपको संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह निकालने कहेगा, जिसमें सीजी में हमारे ज्यादातर क्वेश्चंस परीक्षा में 4 नंबर का इसी से पूछा जाना है। तो अगर इसमें हमको पूछता है तो हम किस प्रकार से बनाएंगे? तो आपको या तो बैलेंस शीट बना के दिया रहेगा या तो आपको डिटेल जानकारी दी रहेगी, उसके आधार पर हमको क्या निकालना है? संचालन क्रिया से रोकड़ प्रवाह निकालना है। तो इसको आप बनाएंगे तो सबसे पहले पर्टिकुलर, विवरण, डिटेल अमाउंट, नेट अमाउंट, विस्तृत राशि और शुद्ध राशि। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट लेना है। या तो आपको स्पष्ट बता देता है चालू वर्ष का शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट करेंट ईयर, जनरली ब्रैकेट में लिखा रहता है आपका बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपका शुद्ध लाभ व अतिरिक्त कर व असाधारण मदों को लिखने के पूर्व बोलता है। मतलब ऐसा शुद्ध लाभ जिसमें किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट उसने नहीं किया है। अर्थात हम ये बता सकते हैं, कह सकते हैं कि आपको यहां पे उसने शुद्ध लाभ दे दिया है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े हो, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट जो आता है उसमें डेबिट साइड में सभी आइटम को लिखा जाता है, चाहे वो संचालन संबंधित हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस हो, एंड इसके अलावा गैर व्यापारिक मदे, गैर संचालित मदे अर्थात नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉस को भी हम लिख देते हैं। उसी प्रकार इनकम साइड में हम ऑपरेटिंग इनकम तो लिखते ही हैं, हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी लिख देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो नेट प्रॉफिट आया है
वो नेट प्रॉफिट कंपनी का है, लेकिन हमको चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। कौन सा लाभ चाहिए? आपका संचालन संबंधी शुद्ध लाभ चाहिए, जिसमें हमको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉस इंक्लूडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमको उसमें क्या शामिल नहीं होना चाहिए? गैर संचालित इनकम और एक्सपेंडिचर शामिल नहीं होना चाहिए, ऐसा लाभ चाहिए। इसलिए हमको रिवर्स करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, उस नेट प्रॉफिट में ऐसे गैर संचालित नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, एडजस्टमेंट को और गैर नगद व्ययों को हमको क्या करना पड़ता है? प्लस करेंगे और प्लस करके एक्यूरेट प्रॉफिट लाएंगे। और ठीक उसी प्रकार लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में जो गैर संचालित आय लिखा है, जो हमारे व्यापार से संबंधित नहीं है, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, तो उसको क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं किस प्रकार कौन कौन से आइटम प्लस किए जाते हैं और कौन कौन से आइटम माइनस करेंगे, तो अब आपका क्या निकलेगा? ऑपरेटिंग इनकम निकलेगा। समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। सर्वप्रथम आपको लेना है नेट प्रॉफिट। अगर प्रश्न में आपको स्पष्ट दिया हुआ है चालू वर्ष का शुद्ध लाभ, तो आप उस प्रॉफिट को आप ले लेंगे। अगर आपको प्रश्न में शुद्ध लाभ नहीं दिया है और आपको बैलेंस शीट बना के दिया है, स्थिति विवरण बना के दिया हुआ है, और जो भी हमको स्थिति विवरण बना के दिया होगा उसके लायबिलिटी साइड में आपको लिखा होगा रिजर्व एंड सरप्लस, संचय व अतिरेक, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लाभ हानि का विवरण। इस प्रकार आपको लायबिलिटी साइड में दिया होगा और आपको 2 ईयर की अमाउंट दी होगी, गत वर्ष और चालू वर्ष। अर्थात मान लीजिए गत वर्ष 2000 हमारा 17 था और चालू वर्ष हमारा 2018 था। तो अब आप देखोगे गत वर्ष में शुद्ध लाभ में कितनी राशि दी हुई है। मान लीजिए हमको 10,000 दी हुई है और 2018 में आपको शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट के सामने में कितनी राशि दी है? 25,000 दी है। इसका तात्पर्य है गत वर्ष में हमको 15,000 का लाभ हुआ था, इस वर्ष में हमारा लाभ फंड में कितना दिखा रहा है? 25 दिखा रहा है। तो कितने रुपए से फंड बढ़ गया है? 10,000 रुपए से बढ़ गया प्रॉफिट। तो जो 15,000 रुपए से बढ़ गया है, तो 15,000 रुपए आपका क्या होगा? करेंट ईयर का नेट प्रॉफिट होगा। कौन सा होगा? चालू वर्ष का शुद्ध लाभ होगा। इस चालू वर्ष के शुद्ध लाभ को लेंगे। अब इसमें हम क्या क्या मदे जोड़ेंगे और क्या क्या मदे घटाएंगे। तो सर्वप्रथम आपको जोड़ना है गैर नगद मद, नॉन कैश आइटम। गैर नगद मद का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो लाभ हानि लेखे से हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम निकालते हैं, चार्ज करते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को पेमेंट नहीं करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है नॉन कैश आइटम, गैर नगद मदें। इसमें हमारे 2 मेन आइटम्स हैं। एक पहला है डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। हर साल हम फिक्स्ड एसेट्स पे, स्थायी संपत्ति पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। मशीन पे 10%, भवन पे 5%, फर्नीचर पे 10%, मोटर कार पे 15%। तो हम निकालते हैं, चार्ज करते हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं और बैलेंस शीट में रिलेटेड एसेट में माइनस कर देते हैं, लेकिन किसी को पेमेंट नहीं करते हैं। जब तुमने पेमेंट नहीं किए हो तो तुम्हारे लिए क्या हो गया? नॉन कैश आइटम हो गया। तो यहां पर नॉन कैश आइटम को जोड़ देते हैं, अर्थात जो भी आपको मूल्यह्रास करंट ईयर में लगाया होगा फर्नीचर पे, मशीन पे, मोटर कार पे, तो जो भी डेप्रिसिएशन होगा उसको अपन क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्लियर? दूसरा चीज हमारा होता है अपलेखित करना, एमोरेटिस करना, अर्थात हम यहां पे राइट अप करते हैं अकृत्रिम संपत्तियों का। अकृत्रिम संपत्तियां क्या होती है? ट्रेंजिबल एसेट और इंट्रेंजिबल होता है। इंट्रेंजिबल एसेट ऐसी संपत्तियां जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिसको बैलेंस शीट के एसेट में लिखा जाता है, दर्शाया जाता है। तो उन एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जो फिजिकल रूप से जो संपत्तियां होती है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। और जो फिजिकल रूप से, भौतिकी रूप से कोई संपत्ति आपके सामने उपस्थित नहीं है, तो उन पे डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करोगे? तो ऐसी स्थिति में उसको राइट अप किया जाता है, अपलेखित किया जाता है। जैसे गुडविल है,
हमारे बैलेंस शीट में गुडविल लिखी है, तो उसको हम धीरे धीरे राइट अप करते हैं 10 इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट में। तो हम 5 इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे और एक एक जो इंस्टॉलमेंट आएगा प्रत्येक वर्ष लाभ हानि खाते के डेबिट में क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, जिसको रिटर्न आप कहा जाता है, अपलेखित करना कहा जाता है। तो ये भी किसी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ये भी नॉन कैश आइटम है। तो नॉन कैश आइटम में आपको रिटर्न आप किया जाता है, उसमें गुडविल को किया जाता है, पेटेंट्स को किया जाता है, ट्रेडमार्क को किया जाता है। अब कैसे पहचानेंगे कि राइट अप हो रहा है? या तो कई बार स्पष्ट बोल देता है कि गुडविल को अपलेखित किया, पेटेंट्स को अपलेखित किया, ट्रेडमार्क को अपलेखित किया, या इतना करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। कई बार स्पष्ट नहीं रहेगा, तो आपको बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप फिक्स्ड एसेट्स को देखोगे, स्थायी संपत्तियों को देखोगे। जैसे आपको मान लीजिए मशीन लिखा है, लास्ट ईयर मशीन लिखी थी 25,000 और चालू वर्ष में मशीन लिख रहा है 20,000। संपत्ति में कमी हुई है, तो इस कमी को विक्रय नहीं मानते हैं, सेल नहीं मानते हैं, जब तक प्रश्न में स्पष्ट ना लिखा हो एडजस्टमेंट में कि संपत्ति को, फर्नीचर को बेचा है, मशीन को बेचा है, उस समय तक उसको विक्रय नहीं मानते हैं। उसको क्या मानते हैं? अगर संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो उस कमी को डेप्रिसिएशन माना जाता है, मूल्यह्रास माना जाता है। जैसे आपका फर्नीचर का मैंने बताया, पिछले साल 15,000 था, इस साल 10,000 दिखा रहा है, मतलब 5,000 का अपलेखन हुआ है, 5,000 डेप्रिसिएशन लगा है। मशीन 1 लाख थी, अब 90,000 दिखा रहा है, इसका मतलब 10,000 रुपए क्या हुआ, उसमें कमी हो गई है, तो 10,000 क्या है, डेप्रिसिएशन। अगर आपको बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है तो लास्ट ईयर के संपत्ति का करेंट ईयर के संपत्ति से कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। अगर मूल्य बढ़ रहा है तो संपत्ति का क्रय माना जाता है, अगर संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है तो कमी को हम क्या मानते हैं, डेप्रिसिएशन मानते हैं, मूल्यह्रास मानते हैं, और मूल्यह्रास मान करके यहां पे आपको ऐड करेंगे। ठीक उसी प्रकार गुडविल के बारे में, पेटेंट्स के बारे में, ट्रेडमार्क के बारे में अगर आपको संपत्ति में कमी दिखा रहा है तो उसको भी अपलेखित माना जाता है, और उसको भी जितना डिफरेंस है उसको यहां पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर बढ़ रहा है तो यहां आपको कुछ नहीं करना है, आप जब इन्वेस्टिंग प्रक्रिया हम बताएंगे आपको, वहां पे उसका क्या ट्रीटमेंट होता है हम विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा। तो कम होने का रीजन, पहला कारण डेप्रिसिएशन है और दूसरा कारण विक्रय है। विक्रय तभी मानेंगे जब प्रश्न में एडजस्टमेंट में स्पष्ट जानकारी आपको अवेलेबल हो, दी हुई हो। अब अगला आता है गैर संचालन मदे व हानियां, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से लॉस। ऐसी हानियां या ऐसे आइटम जो हमारे व्यापार को ऑपरेट करने के कारण न होकर के अन्य कारणों से हो जाते हैं। तो इसमें दो ही मद आता है, एक किसी भी स्थायी संपत्ति को बेचने से होने वाला लाभ। जैसे मेरे पास पुरानी मशीन थी, मैंने 1 लाख की मशीन थी, उसका अपलेखित करते करते 80,000 आ गया था, उसको मैंने 40,000 में बेच दिया या 50,000 में बेच दिया, तो बेचने से मुझे हानि हुई है। तो वो हानि मेरे व्यापार के कारण नहीं हुई है, मेरे बिजनेस के कारण नहीं हुई है, मेरे फिक्स्ड एसेट्स के कारण हुई है, जो मेरे संचालन से संबंधित नहीं है। इसलिए उस हानि को यहां पे जोड़ दिया जाएगा, अर्थात स्थायी संपत्ति के विक्रय से हानि, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, जिसमें आपकी बिल्डिंग हो सकती है, मशीन हो सकती है, फर्नीचर हो सकती है, गुडविल हो सकती है, जितनी भी आपकी स्थायी संपत्तियां हैं उनको बेचोगे तो उससे हानि आए। ठीक उसी प्रकार हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में पैसा लगाते हैं। तो जब हमारे शेयर में कमी या वृद्धि होती है, जब हम बेच देते हैं तो कई बार हमको लॉस में जाता है। तो अगर इस इन्वेस्टमेंट को बेचने से अगर आपको लॉस हुआ है तो उस लॉस को भी हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि वो हमारे बिजनेस की हानि नहीं है, जिसकी वजह से हमारा शुद्ध लाभ क्या आ चुका है, कम आ चुका है। इसलिए सही शुद्ध लाभ लाना है तो इसको प्लस कर देंगे। इसके अलावा कुछ हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, लाभ हानि नियोजन लेखा बनाते हैं, जो आपने पार्टनरशिप में पढ़ चुके हो और कंपनी में भी बनता है। तो उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शुद्ध लाभ में से कई सारे हम फंड्स बनाते हैं, उस फंड में हमको कुछ पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है भविष्य के लिए, जिसमें एक हमारा सामान्य संचय कोष, जनरल रिजर्व में हम लाभ का कुछ हिस्सा हर साल 10% 15% ट्रांसफर करते हैं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए। अगर ऐसा ट्रांसफर दिखा रहा है सामान्य संचय में हस्तांतरण, तो उसको भी प्लस किया जाएगा। हर साल हमको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है,
तो इनकम टैक्स के लिए प्रावधान करते हैं कि हर साल लाभ, इस साल लाभ हमको इनकम टैक्स लगभग हमको 15,000 देना हो सकता है, और इतना बोल करके आप नेट प्रॉफिट से निकाल दिए, जबकि आप पे नहीं किए हो, केवल प्रावधान किए हो, प्रोविजन किए हो। तो कर का प्रावधान भी ऐड किया जाता है। डूबत ऋण संचय, आप दिखाते हो कि भाई मेरे को 10% डूबने के चांस हैं, डूबे नहीं है, लेकिन आपने 15,000 रुपए 10,000 रुपए डूब गया शो कर रहे हो, तो उसको भी ऐड किया जाता अगर दिया है तो। पूर्वाधिकार अंशों व ऋण पत्रों का शोधन, अगर आपने प्रेफरेंस इस फंड में से, नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंशियल शेयर और डिवेंचर्स का अगर आप पेमेंट कर दे रहे हो, उसको भी ऐड करेंगे। या प्रपोज डिविडेंड, हम क्या करते हैं, करेंट ईयर में घोषणा करते हैं कि हम 10% क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, लाभांश घोषित कर रहे हैं। तो अगर प्रस्तावित लाभांश है, प्रपोज डिविडेंड है, तो उस डिविडेंड को भी, या करेंट ईयर में अगर पेड की हो तो उस डिविडेंड को भी क्या किया जाता है, लाभांश को भी जोड़ा जाता है। तो इस तरह से आप इतने मत जोड़ेंगे तो आपको वास्तविक लाभ मिल जाएगा। अब इस लाभ में से ऐसे मदे जिनकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया है, तो उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो इसमें हमारा आ जाता है गैर संचालन आय या लाभ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड प्रॉफिट। तो इनमें कौन कौन से हमारे हैं, जो एक इसी का उल्टा, आपने जब स्थायी संपत्ति को बेचे थे तो हानि हुई थी, तो क्या प्लस किए थे। अगर आप स्थायी संपत्तियों को, फिक्स्ड एसेट्स को आप सोल्ड करते हो और उससे अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो उसको यहां पे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक उसी प्रकार विनियोग के विक्रय करने से आपको क्या हुआ था, हानि हुआ था, तो आप प्लस किए थे। तो विक्रय करने से, विनियोग को विक्रय करने से अगर आपको लाभ हो जाता है, तो आप उसको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे माइनस करेंगे। इसके अलावा वर्ष के दौरान अगर आपको कहीं से आपने बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट किए पैसा और वहां से आपको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, जो आपके व्यापार की इनकम नहीं है, तो उनको भी हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। तो इतना माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट आता है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व लाभ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इतना करने के बाद अब हमारे जितने भी हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दिए हैं आपको बैलेंस शीट में, उनका उपयोग भी यहां पे किया जाता है। तो इसमें कितना वृद्धि हुई है, कितना कमी हुई है, इसको हम प्लस माइनस करते हैं। तो यहां पे हमको दो बातें होती है, मैंने इसलिए पहले यहां पे आपको स्पष्ट समझाया कि आपको यहां पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का पूरा ज्ञान होना अनिवार्य है। कौन कौन सी हमारी करंट एसेट्स है और कौन कौन सी हमारे करंट लायबिलिटीज है। अगर हमारे करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटीज में कब कब वृद्धि और कमी होती है, तो आपको इसका नियम जो है, करंट एसेट्स का नियम उल्टा है। अगर बढ़ रहा है तो आप माइनस करेंगे और घट रहा है तो प्लस करेंगे। जबकि करंट लायबिलिटीज का सिंपल नियम है, अगर आपके दायित्व में वृद्धि हो रही है तो आप प्लस कीजिए और दायित्व में कमी हो रही है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो इसको समझ लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसमें हमें मान लें कि आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, वृद्धि और कमी। तो करंट एसेट्स में कमी होता है तो आपको प्लस करना है, वृद्धि होता है तो माइनस करना है। करंट लायबिलिटीज का सीधा नियम है, अगर वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो आप प्लस कर दीजिए और डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो हमारा क्या है, चालू संपत्तियों में जैसे मान लो देनदार, डेप्टर्स, पिछले साल 15,000 है, पिछले साल कितना है, 15,000 है, इस साल हमारा 25,000 दिखा रहा है, तो संपत्ति में वृद्धि हुई है, चालू संपत्ति में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि को यहां पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं चालू संपत्ति में कमी क्या होगा, प्लस होगा, और चालू दायित्व में वृद्धि क्या होगा, प्लस होगा। उल्टा आपका चालू दायित्व में वृद्धि, करेंट लायबिलिटीज में वृद्धि हो रहा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और चालू दायित्व में अगर कमी हो रही है तो क्या कर देंगे, हम इसको माइनस करेंगे। तो ये आपको कहां मिलेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को ध्यान देना है, उसमें वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। तो
तो आपको क्या बताया मैंने, करंट एसिड्स का नियम उल्टा है। क्या उल्टा है, बढ़ रहा है तो माइनस करेंगे और घट रहा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जबकि चालू दायित्व का नियम सिंपल है, बढ़ रहा है तो प्लस कर दो, कम हो रहा है तो माइनस। तो इस तरह से चालू संपत्तियों और चालू दायित्व में कमी व वृद्धि को आपको क्या करना है, इन साइड में आपको प्लस लेना है, प्लस प्लस आइटम लेना है और माइनस माइनस आइटम लेकर के आप उसको एडजस्टमेंट करके जो भी आएगा उसको माइनस क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, ऐड वाले को चालू संपत्ति में कमी और चालू दायित्व में वृद्धि को जोड़ेंगे और चालू दायी संपत्ति में वृद्धि और चालू दायित्व में कमी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गवर्नमेंट को हमको इनकम टैक्स पेड करना होता है। तो करेंट ईयर में जितना भी इनकम टैक्स पेड किए हो उसको उसमें से माइनस करोगे और अगर आपने ज्यादा पे कर दिए थे तो कुछ इनकम टैक्स आपको रिफंड आ गया है, तो रिफंड इनकम टैक्स को क्या करते हैं यहाँ पे, आपको प्लस करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, रिफंड इनकम टैक्स को क्या करोगे, प्लस करेंगे और एक्चुअल इनकम टैक्स पे कर रहा है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपको कुछ डिटेल दिया रहेगा, तो उसके आधार पे भी आपको इसी स्टेटमेंट में बनाना है। और अगर आपको बैलेंस शीट बना के दिया है और केवल आपको संचालन क्रिया बनाने बोला है, तो इसी स्टेटमेंट को आधार मान के आप बनाएंगे, आपके प्रत्येक आंसर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को 2 एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगा, विनियोग क्रियाएं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल, और कंप्लीट तीनों मिलके कैसा बनता है इस पे चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं या आप पहले से मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू आप मेरे को आप वॉच कर रहे हैं या मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब YouTube में अशोक पोटभरे सर्च करके वहां पे आपको सब्सक्राइब रेड कलर से लिखा हुआ है, आप सब उसको पुश कर दीजिए, जिससे आप मेरे सब्सक्राइब हो जाएंगे। और जितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं मेरा विश्वास बढ़ता है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है और मुझे अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इसलिए आप रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।